वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सिराजुद्दौला जो है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में हारा गया था, बताइए। किस युद्ध में परास्त हुआ था वो? बक्सर, प्लासी, मुंगेर, वांडीवास। प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था। तो देखिए, बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। यह युद्ध दोनों सेनाओं के बीच प्रतीकात्मक साबित हुआ, क्योंकि साजिश के चलते नवाब की ओर से मीर जाफर व राय दुर्लभ अपनी सेना के साथ निष्क्रिय रहे। सिराजुद्दौला की ओर से केवल मोहनलाल व मीर मदान की अधीनता वाली एक छोटी सी सेना, जिसे फ्रांसीसी अफसर से सहायता मिल रही थी, युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना बिना कोई विशेष लड़ाई के आसानी से जीत गई। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो राजा राम मोहन राय ऐसे प्रथम शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज़ उठाई। उन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता तथा पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। इन्होंने 1816 में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्या करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट? सी है इसका आंसर। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। इन्होंने 1816 में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। यह भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा हो, इसके ऊपर बल देने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रबल रूप से बल दिया। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन का पिता तो लॉर्ड रिपन है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाने वाला वेलेजली है। बंगाल विभाजन करने वाला कर्जन। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 में सर जॉन शोर ने भू राजस्व का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी, जो 22 मार्च 1993 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने थंबनेल पर पूछा है कि जो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया, उसकी रूपरेखा किसने रखी थी? तो उसका उत्तर है सर जॉन शोर। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, और इसका उत्तर बताइए इनमें से क्या है? मिंटो, लिनलिथगो, कर्जन, कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग नहीं है, लिनलिथगो नहीं है, मिंटो नहीं है, लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन करने वाला। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक वायसराय रहा। उसकी गिनती सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय में होती है। इसी के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। ये समय याद रखना, 1899 से लेकर 1905 का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन ने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुष्टि की थी, और भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया।
पूना पैक्ट के माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। बिल्कुल करेक्ट है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो मदन मोहन मालवीय तथा MC राजा के प्रयासों से गांधी जी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। कब हुआ था ये? 1932 में। इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का प्रतिशत भी बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? कौन सी है पुस्तक इनमें से बताइए? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय की? और इन सबके आपको रचयिता पता होने चाहिए, ठीक है। तो आनंद मठ पुस्तक की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की थी। इस पुस्तक में ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है और असहयोग आंदोलन 1920 का है। इनको मिक्सअप मत कर देना। अब 1920 के समय सोच लो इनमें से कौन कौन हुआ था। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो पहले ही बन गया था 1916 में। तो फोर्थ को एलिमिनेट कर दो, कितने कटेंगे? केवल एक, क्योंकि चौथा उसी में होगा ना, उपरोक्त सभी वाले में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, ठीक है। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ इत्यादि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ऑलरेडी कर चुके थे 4 साल पहले ही। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मदर टेरेसा पुस्तक किसने लिखी थी? मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी है? लेडी कैथरीन मेयो, ऑप्शन नंबर ए। तो मदर इंडिया पुस्तक लेडी कैथरीन मेयो ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु चितरंजन दास। चितरंजन दास महान राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। यह देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंद घोष के बचाव के लिए अदालत में वकालत की थी। किसके बचाव के लिए? अरविंद घोष के बचाव के लिए। अलीपुर षड्यंत्र 1908 में। 1921 में इन्हें अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को बताइए। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो राम मनोहर लोहिया ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? लाला लाजपत राय तो चुने गए, एनी बेसेंट भी चुनी गई, 1917 कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू भी चुने गए, नहीं चुने गए तो बाल गंगाधर तिलक। तो दिए गए नेताओं में बाल गंगाधर तिलक को कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। लाला लाजपत राय ने 1919 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद जो दूसरी महिला आई वो 1925 सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन, और मोतीलाल नेहरू ने तो 2 बार 1919 के अमृतसर अधिवेशन और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई में हुए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट है। क्या है इसका उत्तर? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। ये पूछ लिया जाता है, याद रखना। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1920 में ही। कहाँ हुआ था? मुंबई में।
इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो 3 प्रश्न बनते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी, अलग से पूछा जा सकता है 1 नंबर में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, 2 नंबर हो गए। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी, 3 नंबर हो गए। तो तीनों को स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है और तीनों में अलग अलग 1920 की जगह मान लीजिए 1916 रख दिया, मुंबई की जगह कलकत्ता रख दिया, लाला लाजपत राय की जगह तिलक रख दिया, तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। अगर 1920 रखेगा, मुंबई रखेगा, लाला लाजपत राय रखेगा, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। ऊपर नीचे भी कर सकता है, मुंबई की जगह कलकत्ता कर सकता है, 1920 सही कर सकता है, लाला लाजपत राय सही कर सकता है। ठीक है, तो कई तरह से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।